ओके, वी आर लाइव नाउ, ऐसा बोलें ना बोलें? चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा या अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? टेंस। टेंस अपने आप में यूं तो इसका अर्थ होता है क्या? काल। पर यूं टेंस का अर्थ होता है तनाव, है ना? टेंस से बनता है टेंशन, ठीक है? मैं बहुत टेंस में हूं अभी, वही तनाव, है ना? खिंचाव में हूं मैं। जनरली टेंस को देखिए, टेंस एंड टाइम दो वर्ड अलग है टर्म। टेंस एंड टाइम अगर यूं देखा जाए तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं बताइए? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। जनरली क्या होता है, हम सब इंग्लिश के स्टूडेंट हैं और थोड़ा थोड़ा नॉलेज अपने को सब है, ये मानते हैं, सब मानते हैं ना? नॉलेज तो है ना अपने को सब, ठीक है। अब ये क्या है? टेंस है, परंतु टाइम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टाइम, टेंस कैन बी, ये टाइम कितने टाइम होते हैं? 4 टाइम होते हैं। पहला टाइम होता है आपका इनडेफिनेट, दूसरा होता है आपका कंटिन्यूअस, जिसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। अगला होता है परफेक्ट, और एक और होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अनिश्चित, सतत या लगातार, और परफेक्ट मीन्स पूर्ण, और परफेक्ट कंटिन्यूअस ये आपके, ये सभी क्या है? समय। इनडेफिनेट एक क्या है? समय है। कंटिन्यूअस क्या है? समय है। परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब ये सभी किसी के साथ जुड़ जाएं तो ये पूरा एक टेंस अलग बना देते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू टाइम टेंसेस कैन बी क्लासिफाइड 12। कितने टेंसेस हो जाते हैं? 12। कितने हो जाते हैं? 12। बस इतना ध्यान रखना है अपने को। अब 12 को मैं एक पूरा चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट से पहले मैं सारी चीजें बता देता हूं आपको कि क्या होती है, कितनी सारी चीजें हमको पूरी तरह से पढ़ना है। कोई भी टेंस होता है, अब आपने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े अभी, असर्टिव यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, यस नो और WH, उन 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो जनरली अब हम अफर्मेटिव की बात करें तो कोई भी जो टेंस होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। सभी लगभग इसी का कॉम्बिनेशन होता है ना? सब्जेक्ट मतलब क्या क्या हो सकता है? तो सब्जेक्ट में आपकी चीज क्या हो सकती है? नाउन हो सकती है, यहां पे प्रोनाउन हो सकती है, और आपका जिरंड हो सकती है। जिरंड मैंने बताया था कि क्रिया में ING लगाकर उसको सब्जेक्ट की तरह कार्य करवाना, उसको बोलते हैं हम जिरंड, ठीक है? जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी चलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो ये हो गया, ये हो गया आपका। तो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है, ठीक है? अब नाउन में क्या क्या हो सकती है? तो नाउन को आपको पता है, पर्सन, प्लेस या फिर थिंग। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, कोई चीज हो सकती है। प्रोनाउन क्या हो सकते हैं? प्रोनाउन के बारे में ध्यान रखिएगा। अब प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा यहां पे कि क्या क्या हो सकते हैं। प्रोनाउन के बारे में फर्स्ट पर्सन हो सकता है ना? सेकंड पर्सन हो सकता है, और एक और हो सकता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या सा हो सकते हैं? फर्स्ट मतलब मैं वाला बात, तो क्या हो सकता है? आई। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो सकता है? मी, है ना? और उसका पॉजिटिव केस क्या होता है? माय, है ना? उसका क्या हो सकता है? माइन और माई सेल्फ। ये एक टेबल बनेगी, याद रखना।
अब इसके बाद इसका एक और क्या होता है, वी, अस, अवर, अवर्स, अवर सेल्फ, अवर सेल्फ्स होता है वैसे, क्योंकि प्लूरल है। तो ये दोनों फर्स्ट के लिए हो गए। सेकंड के लिए क्या होता है, यू, यू। हम टेंस को पढ़ने का अपना बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं। अब अपना नाउन प्रोनाउन तो पढ़े नहीं, तो मैं आपको यहां पे तो कुछ बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको पता ही नहीं चलेगा क्या करना है। यू, यू, योर, योर्स और योर सेल्फ। अब ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, योर। थर्ड पर्सन क्या क्या होते हैं बताइए, ही है ना, ही, हिम, हीज, और क्या होगा यहां पे, क्या होगा, इसका कुछ नहीं होता यहां पे ना। और क्या होता है, हिमसेल्फ। यहां पे शी, हर, यहां पे क्या होगा, हर, और यहां होगा हर्स, और यहां पे हर सेल्फ। एक और कौन सा बचा है इसका, दे, ते, देम, देयर, THEIR, देयर्स और देमसेल्व्स। ठीक है, ये सारे प्रोनाउन हो सकते हैं सर। अब ये प्रोनाउन में से देखिए, अगर सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो सभी ये आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में है तो प्रोनाउन ये आएंगे। अगर यही ऑब्जेक्ट के रूप में चला जाएगा तो ये आएगा। और ये पजेसिव के रूप में आता है। पजेसिव मतलब ये अकेला नहीं आता है सर, माय किसी को लेके आएगा, माय ब्रदर, माय बुक। अकेला आता है क्या, कभी अकेला देखा है क्या, नहीं। अकेला आएगा तो कौन आएगा, माइन। जैसे कि दिस इज माय बुक और द बुक इज माइन, द बुक इज माइन। अकेला आएगा तो क्या आएगा, माइन आएगा, ये माइन। ठीक है, और ये क्या है, रिफ्लेक्सिव आपका। रिफ्लेक्सिव मतलब मैं खुद, हम खुद, तुम खुद, वह खुद, है ना, सब खुद, खुद के लिए। तो ये सारे क्या है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है। मतलब हम कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, टेंस के जितने भी सेंटेंस बनाएंगे, सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है। नाउन मतलब हमारा सबका नाम हो सकता है, पंखा हो सकता है, जगह हो सकती है, इंदौर हो सकता है, हिमालय हो सकता है। प्रोनाउन में ये सारी चीजें, आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट भी हो सकता है, ईट, ईट, और यहां पे क्या होगा, इट्स, यहां कुछ नहीं, और इट सेल्फ, इट सेल्फ तो वैसे होता है, ये चीज, ये इट। ठीक है, तो ये सारी चीज होती है। जीरन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, क्रिया में आईएनजी लगता है और उसको सब्जेक्ट की तरह यूज करवाया जाता है, उसको जीरन बोलते हैं। तो क्या सब्जेक्ट के बारे में समझ पाए, यानी हमने टेंस में कर्ता को समझा। कर्ता क्या क्या हो सकता है, कर्ता मतलब वन हु वर्क्स, जो काम करता है। ठीक है, तो पूरे टेंस में देखो, आपके पास जो टेंस दिया है ना, हमने इतनी सारी जगह दे रखी है कि इसमें बहुत सारा संसार छुपाया जा सकता है। ठीक है, अभी तो मैं आपको जनरल बता रहा हूं, ये जनरल आप यहां लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, कोई एडिशनल पेज लेके इसके साथ पिंच कर सकते हैं, पर जो भी करना यही दुनिया है आपकी, है ना। इसके अलावा और कोई दुनिया बसाना मत सर, है ना। और ज्यादा दुनिया बसाओगे तो आपको पता है तकलीफ ही होती है तो दुनिया एक ही बसाना सर, एक सिंगल दुनिया ये इसी के साथ है। और अगर दूसरी दुनिया हो तो इसी को इसके साथ अटैच करना सर, है ना। तो सब्जेक्ट हो गया, पूरा सब्जेक्ट टेंस में यही सारी चीजें हैं। ठीक है, क्या आपको ये लग गया कि कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट समझ में आ गया, सब्जेक्ट क्लासिफाई हो गया सर, सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको। यानी सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता आपका स्पेसिफाइड हो गया, यानी यही सारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, मैं सब्जेक्ट को रब कर सकता हूं। ठीक, अब हम बात करते हैं वर्ब की। वर्ब क्या क्या हो सकती है सर,
देखिए हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा नहीं है, इसलिए यहां पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना पड़ रहा है। पढ़ लिया होता तो बात खत्म, वर्ब वर्ब होती है, सब पता होता आपको। अब वर्ब में क्या होती है, एक होगी हेल्पिंग वर्ब, दरवाजा लगा दीजिएगा ऐसा, है ना, और एक और होती है मेन वर्ब। क्या होती है, मेन वर्ब, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। एक होती है हेल्पिंग, उसमें से भी क्या होती है, देखो हेल्पिंग वर्ब में कुछ हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट की, कुछ होती है पास्ट की, और कुछ होती है फ्यूचर की। उसमें से भी हेल्पिंग वर्ब का संसार, मैं एक बार में पूरा चीजें आपको क्लियरिफाई, इसमें से भी कुछ चीजें होती है सिंगुलर और कुछ की होती है प्लूरल। अच्छा, सिंगुलर प्लूरल क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आना है ना, तो वो सब, क्योंकि अच्छा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, हमारी क्रिया जो होगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी कि हमारी सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग होगा, बताइए। सब्जेक्ट के कर्ता नहीं बदलेगा। राम क्रिकेट खेलता तो राम से खिलवा सकते हैं आप, राम और शाम से नहीं खिलवा सकते हैं आप, है ना, राम की जगह ही नहीं लगा सकते हैं आप, है ना। तो राम क्रिकेट खेलता है मतलब राम ही खेलेगा, तो सब्जेक्ट वही रहेगा, क्रिया आपकी सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो यहां पर प्रेजेंट में क्या क्या हो सकती है बताइए आप, और वो सिंगुलर क्या क्या होती है, देखो इज एम आर, तो इसमें इज हो सकता है और सिंगुलर में एम हो सकता है और आर इधर आएगा, ये होता है, ठीक है। इसमें डज हो सकता है, इसमें डू होता है, ठीक है, और डीड तो सभी के साथ लगता है इसलिए ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। इसमें हेज होता है और इसमें हेव होता है, और हेड जो है वो कॉमन है। हेल्पिंग वर्ब में जो हेड है वो क्या है, यूं लिख सकते हैं अपन कि ये क्या है, कॉमन। और कॉमन क्या है सब में, एक तो डीड आता है कॉमन में, और एक और क्या आता है, हेड। ये सबके लिए, ये सॉरी, हाँ ये दोनों पास्ट में आएंगे और ये सभी के लिए होंगे, सॉरी, डीड और हेड। वैसे यहां पे भी लिख सकते हैं दोनों, यहां पे भी लिख देंगे बोले अपन कॉमन के। अब यहां पे इसके अलावा और कोई बचा क्या आपके पास, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू डज आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हेज एम आता है, काम खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद पास्ट में क्या होता है, चलो पास्ट में यहां पे डीड लिख लो भले, तो प्लूरल में भी डीड आता है, तो ये कॉमन वाला हटा ही दो, क्या मतलब इसका लिखने का, चलो डीड आता है। हाँ जी, मतलब एक मैं ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं कि हाँ आपको चीजें समझ में आ जाए कि ये लगभग आपने पढ़ रखा है सारी चीजें, पर अब मुझे नहीं पता चल रहा है कि आपने पढ़ रखा है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक जनरल आइडिया दे रहा हूं कि हाँ ये पता चल जाए आपको, डिड। अब उसके बाद यहां पर क्या आता है, जैसे हम जाते हैं तो क्या आता है, पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, वाज वर, तो ये वाज, और इसके साथ क्या होगा, वर। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, आई के साथ वाज आता है, ये याद रखना, पर आई के साथ वर कब आ सकता है, आई वर ए किंग, मैं एक राजा होता, इम्पॉसिबल थिंग, या फिर काल्पनिक चीजों के लिए, है ना, इस बात का। उसके बाद ये हो गया, और क्या आता है, हेड, तो हेड तो इसमें भी आता है, तीनों कॉमन है। तो फ्यूचर में क्या आता है, फ्यूचर में तो सब दो ही रहते हैं, कौन रहता है, विल, शेल, और इसमें भी विल। अब सिंगुलर में क्या होता है, अब सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं होता है सर, यहां पे विल ओब्लिक शेल सब में रहता है ये। अब यहां पे क्या होता है, विल जनरली क्या होता है, शेल किसके साथ होता है, आई और वी के साथ, और ये भी आई और वी के साथ। अब आपको आई सिंगुलर समझो या प्लूरल समझो, ठीक है। वैसे आई मतलब होता है मैं, और मैं होता है भगवान। जब भी आदमी को होता है ना, मैं समय हूं, कौन बोलता है ना,
तो वो ईश्वर के बारे में बात कर, इसलिए इसके लिए क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब भी अलग है। आई के साथ एम आ रहा है, आई के साथ वाज आ रहा है ना, इसलिए वो दिक्कत है और कोई, क्योंकि आई शब्द अपने आप में मतलब गॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, ठीक है, इसलिए वो हमेशा हर जगह कैपिटल भी आता है। कभी छोटा देखा क्या आपने? इसलिए भगवान के सेंस में है, इसलिए उसमें क्या आई स्मॉल नहीं आता है। वो कभी भी आएगा, अकेला भी आएगा तो क्या होगा, ए अकेला आ रहा है पर बड़ा क्यों लिख रहे हैं अपन पर आई बड़ा लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब को मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, आपके टेंस में ये सारी चीजें रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन मेन वर्ब की। सर मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में कितने फॉर्म होते हैं? वैसे मैं जनरली 5 फॉर्म की बात करता हूं, वैसे जनरली 4 ही होते हैं। देखो तो यहां पे मैं लिख देता हूं। सबसे पहले होता है प्रेजेंट, फिर होता है पास्ट, फिर पास्ट पार्टिसिपल, और उसके बाद होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और उसके बाद होता है, देखिए क्रिया हमेशा अपने किस रूप में रहती है? प्लूरल फॉर्म में। मैंने बताया भी था आपको, क्रिया अपने हमेशा किस रूप में रहती है? प्लूरल रूप में। तो इसका मतलब वर्ब का कौन सा होगा? ये रूप बनाना है अपने को, सिंगुलर। तो इसको बोलते हैं सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब। थोड़ी सी देर के लिए जैसे कि गो, तो गो का क्या हो जाएगा? वेंट। पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा? गॉन। इसका क्या हो जाएगा? गोइंग। और सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगी? गोस। ये प्रेजेंट है, ये क्या कौन सी वर्ब है? प्लूरल वर्ब, ठीक है। बस अब ये जनरली आपको याद होना चाहिए। अब यहां तो ऐसा है नहीं कि मैं कभी होगा तो मैं आपको बोले पीडीएफ भेज दूंगा, पर कम से कम 50-100 आपको पास याद होना चाहिए, और धीरे 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 याद हो जाती है। जैसे कि थोड़ी सी देर के लिए मैं, अर्जुन जी आप ही बताइए, इसका नो, तो नो का सेकंड फॉर्म क्या होगा? स्पेलिंग नी। थर्ड फॉर्म KNOWN, और उसके बाद नोइंग और नोज है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसका मतलब ये छोटी छोटी चीजें अपने को याद होना चाहिए, अगर होगी तो ठीक रहेगा। क्योंकि हमको कभी कभी क्या होता है कि इनका थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म में ज्यादा कुछ, जैसे सक्सीड है ना, तो सक्सीड में अपने को ईडी लग रहा है तो अपने को लग रहा है कि वो उसका थर्ड फॉर्म ही नहीं होगा। जैसे कि सक्सीड, SUCCEED, सक्सीड। अब इसमें SUCCEEDED, इसमें भी DED, इसमें सक्सीडिंग, सक्सीड्स, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें अपने को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ नहीं जानना सर, सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट विल बी नाउन, सब्जेक्ट विल बी प्रोनाउन, सब्जेक्ट विल बी जिरन। तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है आपका? क्या नाउन हो सकती है। नाउन में क्या क्या हो सकता है? नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्रोनाउन क्या हो सकते हैं? तो प्रोनाउन आपके पास क्या क्या हो सकते हैं? आपके पास फर्स्ट पर्सन हो सकता है, सेकंड पर्सन हो सकता है, थर्ड पर्सन। उसका सारा सब्जेक्टिव केस होता है, जो भी अब लिखा था यहाँ पे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव केस में मी है ना, इस प्रकार से हिम, हर, इस प्रकार की चीजें आती है। और उसके बाद पॉजेसिव पढ़ा, रिफ्लेक्सिव पढ़ा। उसके बाद आपने पढ़ा है वर्ब। वर्ब क्या हो सकती है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की अलग होती है, पास्ट की अलग होती है, और सिंगुलर अलग होती है और प्लूरल अलग होती है। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उनके साथ ये आएगी, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो उनके साथ ये आएगी। वैसे सब लगभग अपने को पता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट ही अलग हो, किसके साथ क्या है, तब आर लगता है, कब द लगता है, तो वो एक अलग सा चैप्टर है पूरा। पर टेंस के साथ लगभग वो कवर हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब आपके पास ये सिर्फ, और ऑब्जेक्ट मतलब जो कुछ भी बचा हुआ अब ऑब्जेक्ट का पार्ट है। और पूरा टेंस आपका किससे बनता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनता है सर। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव भी आ जाती है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सारी चीजें, मतलब इन 8 ही जो आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है उससे आपका टेंस बनता है, ठीक है। तो एक सिंपल सा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाओ नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब को आगे रखो इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब के बाद WH वर्ड लगाओ, WH इंट्रोगेटिव, सेंटेंस खत्म। इतना ही होता है, और कुछ होता है क्या? है ना।
देखिए अब सिंपल सा एक छोटा सा चार्ट हम समझ लेते हैं, भले आप चाहें तो। ये चार्ट की कोई जरूरत नहीं है, क्या कहें? हैं? बना दूं? बना देता हूं। छोटा सा चार्ट है। चार्ट का मतलब ये है कि आपको चीजें पता चल जाए कि ये चीजें क्या हो रही है। अब आपको चार्ट से ये पता चल जाएगा कि वर्ब का कौन सा रूप कहां चाहिए। अभी तक तो आपको थोड़ी पता चला है कि वर्ब का कौन सा रूप चाहिए किस टेंस में। तो यहां पर सबसे पहले क्या है आपके पास? ये हो गया। यहां क्या लिखूंगा मैं? प्रेजेंट, यहां पे पास्ट, यहां पे फ्यूचर, यहां पे इनडेफिनेट, यहां पे कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। अब यहां पे देखेंगे हम इनडेफिनेट में, यहां पे पूरी सारी। तो इनडेफिनेट में आपके पास देखो वही है, सारी चीजें वही है, सब कुछ। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट बस। तो आपको टेंस कौन बदलता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल या विच वर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ए टेंस? विच वर्ड? सब्जेक्ट टेंस बदलता है, वर्ब बदलती है, क्रिया। उसको हेल्पिंग वर्ब तो है ही है, उसको है ना। अपने तो कौन बदलता है? पिताजी बदलते हैं। बोलते तो बेटा बदलता है, तो बेटा नहीं, अपना पिताजी है ना। कौन है सबसे मेन वर्ड? कौन सा है? वर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एकमात्र चीज है, राम क्रिकेट खेलता है, तो राम ने क्रिकेट तो दोनों है ही है, खेलना ही चीज है। खेलता है, खेलता था, खेलता होगा, है ना। इस प्रकार से सारी चीजें वो कौन बदलता है? वर्ब बदलती है। तो ध्यान रखिएगा, सारे का मूड, मूड मतलब होता है टेंस। जो टेंस है वो कौन बदलता है? वर्ब बदलता है। तो वर्ब के बारे में ध्यान रखें ना अपन। और वर्ब क्या होती है? दो प्रकार की, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में तो नहीं होती है। इसका मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में इसके साथ क्या चीजें होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस या आईएस। अब सोचोगे कि सर किसके साथ लगाना है? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर। वर्ब अगर प्लूरल, सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल। जैसे कि मैं बोलूं कि आपको ही, तो ही सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाना पड़ेगी। तो वर्ब सिंगुलर क्या होगी? गोस। मैंने अभी बताया था, क्रिया में एस या ईएस बनाने से वो सिंगुलर बनती है। ठीक है, इस बात को याद रखना। ये रीजन है उसका कि हम एस या एस का प्रयोग क्यों करते हैं, तो क्यों इसलिए करते हैं। ठीक है, तो ही गोज होता है, तो यहां वर्ब के साथ एस या एस हो जाएगा। यहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? सेकंड फॉर्म। ठीक, और यहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल? फर्स्ट फॉर्म। यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? तो कंटिन्यूअस शब्द जहां पर भी मिल जाए वर्ब में आईएनजी होगी। बात ही खत्म, इसके ऊपर ही लिख दो। परफेक्ट वर्ब में थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कंटिन्यूअस आ रहा है तो वर्ब में आईएनजी। तो वर्ब का काम तो खत्म हो गया। वर्ब में कोई तकलीफ तो नहीं है। अब भाई अगर आपसे कहा जाए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, लगभग सबको टेंस का जनरल आइडिया तो है ना। तो टेंस वर्ब में तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब की बात। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? वैसे फ्यूचर में सब में किसमें लगता है? विल ऑब्लिक शेल, प्लस वर्ब फर्स्ट होती है। ठीक, इसमें क्या होती है? विल और शेल के साथ क्या होना जाता है? बी आ जाता है। और इसमें क्या हो जाता है? विल शेल के साथ क्या होना जाता है? हैव आ जाता है। और इसमें विल
और शेल के साथ कौन आ जाता है, हैव बीन आ जाता है। ठीक, तो ये विल का काम खत्म होगा। यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म होती है, अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं अपन। उसके बाद यहां जाते हैं तो क्या आ जाता है, वॉज और वर। यहां कौन आ जाता है, हेड, और यहां पे हेड बी। ठीक, उसके बाद यहां कंटिन्यूस में यहां पे क्या आएगा, इज, एम, आर। परफेक्ट में क्या आ जाएगा, हेज या हैव, और यहां पे हेज और हैव के साथ क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। ठीक, ये सारा अफर्मेटिव सेंटेंस खत्म हो गया। चिंता मत करना, मैं 4-5 सेंटेंस दूंगा अभी, है ना। मैं चखूंगा, मैं देखूं तो सही कि आपको बनाया सही आपने बनाया, ग्रामेटिकल तो है नहीं, तो पता चला इनसे गुजर गया। क्योंकि अच्छा, जो आएंगे अपने वो तो अभी इसमें लिखे हुए हैं, एक एक टेंस इसमें लिख रखा है कि कैसे आएंगे एग्जाम में, कैसे आएंगे। 4 बजे जाना है, जाना ही चलिए, ये पूरा हो गया कंप्लीट, तो ये पूरा टेंस हो गया। अब अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो ध्यान रखिएगा, कोई भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने का जिम्मा किसका होता है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, खत्म। हेल्पिंग वर्ब बनाती है, ये जनरल फार्मूला है। यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो कौन आ जाती है, डू या डस। यहां नहीं होती है तो कौन आ जाती है, डिड। और जब डू और डस की एंट्री हो चुकी है तो वर्ब अपने किस रूप में आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में, और यहां पर भी क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में, है ना। इसके बाद नोट लगेगा, वो तो बात है ही है ना। ओके, और यहां दोनों पे ही वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो मेन वर्ब जहां है वो तो रहेगी, कंटिन्यूस में तो कंटिन्यूस में रहेगी, परफेक्ट में तो थर्ड फॉर्म रहेगी, इसमें भी आईएनजी फॉर्म रहेगा, इसमें फर्स्ट फॉर्म, वही केवल इनके पर। क्योंकि सब्जेक्ट के साथ कोलेबोरेट करने का काम किसने कर दिया है, हेल्पिंग वर्ब ने कर दिया, तो मेन वर्ब अपने रूप में आ जाएगी। जैसे ही गोज, तो इसको अगर नेगेटिव बनाना है तो ही डजंट। अब डजंट हो गया तो ही के साथ डज हो चुका है, तो ये प्रभाव जो गो के साथ था वो अब दूर हो गया, तो वो क्या हो गया, गो, है ना। ये अपने मूल रूप में आ जाएगी। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव के लिए स्पेशल रूल क्या होता है, कोई भी सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, इंट्रोगेटिव के लिए क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब आगे रखिए प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब यानी जो मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब मतलब मेन हेल्पिंग वर्ब। जैसे इसमें साथ बी आ रहा है तो इस बी को पकड़ के कहीं ले जाना है, जो जहां है वहीं। मेन हेल्पिंग वर्ब कौन है, विल शेल। इसके साथ हेव आ रहा है तो इसको पकड़ के कहीं ले जाना है, विल शेल ही जाएगी। ठीक है, तो मेन हेल्पिंग वर्ब इधर उधर घूमेगी, ऐसा नहीं कि हेव को भी घुमाते रहोगे, हेल्पिंग वर्ब है तू भी चल हमारे साथ, नहीं। इसके साथ हेव बीन तो ये 3 नहीं है, जो मेन कौन सा है वही होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या रहेगा आपके पास, क्वेश्चन मार्क। अगर इसी हेल्पिंग वर्ब के आगे WH वर्ड लगा दो तो वो WH इंट्रोगेटिव। टेंस का जनरल आइडिया खत्म। ये लगभग मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि ये जनरल टेंस का खत्म हो चुका है। क्या है, समझ पाए? अभी तो जो टेंस में अपने को पढ़ना है, क्या आएगा एग्जाम में, कैसे आएंगे, तो वो तो अभी ये तो इस पेपर में तो शुरू ही नहीं किया अभी तो हमने। ठीक है, अब मैं 4-5 सेंटेंस दे रहा हूं तो आप इसको थोड़ा सा बनाइए, ज्यादा नहीं दूंगा, 4-5 दूंगा मैं। और मैं जब तक लिखूं इतने में तो बन भी जाना चाहिए।
ये 5 सेंटेंस हो दिन लाया हूँ भी। किसी से नहीं पूछूंगा कि आपने क्या बनाया, कोशिश करना बस आप, मैं 5 बनाऊंगा और आप देख लीजिएगा कि कितने सही हैं कितने गलत हैं। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी मैंने थोड़ा सा आपको एक चीज़ से अलग कर दिया, उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। छोटा सा एक चार्ट और बना देता हूँ। यहाँ पे ता है ती है आते हैं, यहाँ पे आई ए की मात्राएं आती है, यहाँ पे गा गी गे आते हैं, यहाँ पे रहा है, रहा था, रहे होंगे, है ना, ऐसे आते हैं। यहाँ पे चुका है, चुका था और चुके होंगे आते हैं। ठीक, और ये सारी चीजें समय के साथ आती हैं। ठीक, ये हिंदी की पहचान। नहीं तो पता चला टेंस में तो जाएंगे से कौन कहाँ जा रहा है ना। सॉरी फॉर देट, ये चीज पता होगी तभी तो अपन टेंस के पास जा पाएंगे, नहीं तो जाएंगे कहाँ से। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट, ये सारी चीजें। ठीक है, जैसे कि थोड़ी सी देर के लिए राम क्रिकेट खेलता है, यहाँ आएगा। राम ने क्रिकेट खेला, यहाँ आएगा। राम क्रिकेट खेलेगा, यहाँ पे आएगा। राम क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ आएगा। राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, राम क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ आएगा। राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, वो यहाँ चला जाएगा समय के साथ। खेल रहा था, खेल रहे होंगे, वह खाना खा चुका है या उसने खाना खा लिया है। देखो, उसने खाना खाया, यहाँ उसने खाना खाया है, यहां पटक गया वो। ठीक है, उसने मूवी देखी, यहां पे उसने मूवी देखी थी, यहां पे। ठीक है, तो इतना थोड़ा जंप कर जाता है चीजों को लेके। ठीक है, बना लिए सभी। देखो बन रही। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, फर्स्ट ऑफ तो ये टेंस कहां का है, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसमें भी इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में भी यस नो वाला इंट्रोगेटिव, क्योंकि क्या पहले आ रहा है। इसका मतलब होता है क्या मैं, तो मैं के लिए क्या होता है आई, और आई के साथ क्या आएगा डू। तो डू आई पढ़ना के लिए क्या होता है रीड, और इंग्लिश डू आई रीड इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं। रीड की जगह किसने स्टडी लिख दिया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा नहीं कि सर रीडिज क्यों लिखा आपने, स्टडी अध्ययन करता हूं मैं अंग्रेजी का, इस प्रकार से। वह अपना काम क्यों नहीं करता है, अब हमें क्या पता क्यों नहीं करता है ना। तो क्यों के लिए क्या होता है वाई, तो सबसे पहले वाई लगाएंगे। और वह, तो वह के लिए क्या होता है ही, और ही से पहले क्या आएगा डज। वाई डज ही, और उसके बाद नहीं है तो नॉट यहां आ जाएगा। वाई डज ही नॉट। अब काम करना के लिए क्या होता है डू। किसका काम, अपना ही काम, हिज वर्क। वाई डज ही नॉट डू दिस, डू वाई डज ही नॉट डू हिज वर्क। ये परफेक्ट है। ये कितनों का सही है, 1 2 3। ठीक है, चलो मैं घर क्यों जा रहा हूं सर घर क्यों जा रहे हैं तो क्यों के लिए क्या होगा वाई। रहा हूं तो क्या होगा आई, और आई के साथ क्या आएगा एम। वाई एम आई गोइंग टू होम। ठीक है, चलो वह स्कूल जा रहा होगा, ये कहां है यहां पे, तो वह के साथ ही विल बी
गोइंग टू स्कूल। उसने क्या किया, मुझे क्या पता, है ना। उसने क्या किया, ये पास्ट इंडेफिनिट का। क्या बीच में आ रहा है तो ये वॉट आएगा। उसने के लिए क्या होता है, ही, और ही से पहले उसने का क्या होता है, डीड आता है। वॉट डिड ही डू, उसने क्या किया। ये 5 सेंटेंस है ना। कुछ तो मतलब टेस्ट करने के लिए कि भाई वाक्य में आपके इस प्रकार से हाउ मेनी, 5 सही है, 4.5 नहीं होते हैं है ना। ठीक है, ओरल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है टेंस में। तो ये टेंस का लगभग अपनों ने बैकग्राउंड पढ़ा, ठीक है। चलिए अब हमें टेंस के बारे में, एग्जैक्ट टेंस के बारे में अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या आता है। भाई एक चीज है, थोड़ी सी देर के लिए मैं सोच लूं कि द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। इस सेंटेंस में कोई गलती है क्या सर? रोहित जी बताइए आप, कोई गलती है क्या? अरे इस सेंटेंस में कोई गलती है क्या? द सन सब्जेक्ट है, अच्छी बात है, होना चाहिए। इज है और इसके साथ क्रिया में आईएनजी आ रहा है, बढ़िया बात है। इन द ईस्ट, सही बात है। ईस्ट के साथ द लगना चाहिए, यह भी सही बात, मतलब अकॉर्डिंग टू ग्रामर सही है। वो आईएनजी नहीं आएगा, राइजिंग। क्यों नहीं आएगा? राइजेस आएगा। बस यही टेंस पढ़ना है आपने, मतलब ग्रामर के हिसाब से तो सही है। सब्जेक्ट है, इज है, क्रिया में आईएनजी, पर क्यों नहीं आएगा? सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य पूर्व में उदय हो रहा है। ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल कोई भी चीज हो उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही शो किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में शो नहीं किया जाता। तो ये एरर है इसमें। यूं देखो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आप ही कांच तो हाँ सूर्य पूर्व से उग रहा है, यूं थोड़ी बोलता हूं उगता है, अपन बोलते हैं दिन में, पर द सन राइजेज इन द ईस्ट। बर्फ पिघल रही है ऐसा नहीं बोलते हैं, बर्फ पिघलती है 0 डिग्री पर, बर्फ जमती है 0 डिग्री पर, पानी उबलता है 100 डिग्री पर, सूर्य पूर्व से उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, तारे रात में चमचमाते हैं, है ना, चंद्रमा पूर्णिमा में दिखता है। तो वो सारी चीजें क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये सारी चीजें किसमें होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट, न कि कंटिन्यूस में। तो ये गलती है, नहीं तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल ग्रामेटिकल तो बिल्कुल सही है, कहीं गलती है। इसके बाद क्रिया में आईएनजी, सब कुछ, एवरीथिंग इज करेक्ट अगर देखा जाता है, परंतु अकॉर्डिंग टू मीनिंग ये चीज गलत है, ठीक है। बस वही सारी चीजें हमको पढ़ना है, और जो पढ़ना है वो अब यहां से स्टार्ट होगा। कैन वी स्टार्ट? कैन वी?